Hello students, how are you? I hope you will be fine. Dear students, in today's session we will discuss about elevation of boiling point. It's for unit number 2 solution. Okay, so let's start discuss our discussion. Students, first we'll define the boiling point before understanding the elevation of boiling point. Okay, first term is here the term is elevation. Elevation means increase. Okay, and boiling point, you know what is boiling point? Generally we define when the liquid starts to boil. What is the meaning of boil? If you are going to increase the temperature of water, then if we start from 30 degree at 40 degrees C, it will be quite hot. 50 degrees, 60, 70, 80, 19. At 100 degrees C, the water it starts to boil. What is boil? Boil means the water, it is the water molecules, these are bumping, they are forming the bubbles. Okay, their tendency is to escape out from the container. So what is boiling point? Boiling point means when water becomes liquid, it starts to boil, but at which temperature the liquid it is boiling. Or before understanding the boiling, let me tell you the definition of boiling. Okay, the boiling point, it is defined for a particular liquid as the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure. Students, you know vapor pressure it is increases. Okay, it is increased if we increase temperature. Very simple. जैसे जैसे आप पानी को गर्म करोगे, ओके, पानी गर्म करने से क्या होगा? वेपराइज होगा. वो वेपराइज होगा मतलब नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीज हो रही है, और जब नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली जैसे जैसे नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीज होगी तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा. तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वेपर प्रेशर भी क्या है? इंक्रीज हो रहा है. अब क्वेश्चन आता है कि ये वेपर प्रेशर कहाँ तक इंक्रीज होगा, कौन सी वैल्यू तक इंक्रीज होगा? सो बॉइलिंग पॉइंट को यहीं पर हम डिफाइन करते हैं. When the vapor pressure of the liquid it is equal to atmospheric pressure, that temperature is called boiling point. ठीक है, सिंपल से इसको हम क्या कहें कि ऐसा टेम्परेचर कब तक हमको गर्म करना है? जब तक कि इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना हो जाए. ठीक है, तब तक हम इसको गर्म करेंगे. वेरी सिंपल फैक्ट देखो, एक कंटेनर में हमने पानी लिया, आधा ग्लास पानी लीजिए आप उसको, ठीक है, हाफ फिल करते हैं, और उसको टेम्परेचर आप डेफिनेटली किसी भी टेम्परेचर पे आप देखोगे वेपर तो प्रेजेंट रहेंगी. तो वेपर प्रेशर पर नॉर्मल टेम्परेचर में क्या होगा? नंबर ऑफ वेपर्स कम होती हैं तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा. अब क्वेश्चन ये आता है कि वेपर्स बाहर क्यों नहीं जा पा रही ग्लास से? रीज़न उसका ये है कि वेपर के ऊपर भी एटमॉस्फेयर अपना एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है. मतलब क्या, हम इसको ये मान के चलते हैं कि ग्लास में जो वेपर्स, लिक्विड का जो लेवल है, लिक्विड के लेवल के ऊपर है वेपर्स, और वेपर्स के ऊपर लगाया हुआ हमने एक पिस्टन. पिस्टन क्या कर रहा है? पिस्टन मतलब कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो जब तक ये पिस्टन अपना प्रेशर लगाएगा तब तक वेपर्स बाहर नहीं जा सकती. लेकिन यहाँ पर यदि वेपर का जो प्रेशर है वो प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? पिस्टन के प्रेशर के इक्वल, तो वेपर्स बाहर चली जाएंगी क्योंकि पिस्टन को फिर ये ऊपर उठा देंगी. ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या समझना है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, और वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो लिक्विड क्या होगा? बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा. कब? जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाएगा. अब जब हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर लिए तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मीन्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is always higher than boiling point of pure solvent. What is non-volatile solute? So we have studied in previous section. Non-volatile मतलब क्या? फिर से इसको हम डिफाइन करते हैं. Non-volatile इसका मतलब ऐसा लिक्विड जो कि रूम टेम्परेचर हम उसको खुला छोड़ दें तो वो अपने आप वेपराइज हो जाता है. ठीक है, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल टेम्परेचर से भी कम है. फॉर एग्जांपल पेट्रोल को देखो, आप पेट्रोल को रखिए, पेट्रोल इमीडिएट उड़ जाएगा पूरा. अब ग्लास में रख दीजिए, पूरा पेट्रोल उड़ जाएगा. इसका मतलब पेट्रोल कैसा है? वॉलेटाइल है. कैरोसिन रख दीजिए, वॉलेटाइल है. इसके साथ फिर आप कैम्फर रख दीजिए, कैम्फर रखने से भी क्या होगा? कैम्फर भी कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा. जो हम ये जो अपने क्लॉथ्स में जो टैबलेट यूज़ करते हैं हम, फिनॉक्सिलिन की जो ये इसका फिनाइल की जो टैबलेट यूज़ करते हैं हम, तो वो भी क्या है? ये सारे की सारी जितनी भी टैबलेट्स हैं जो कि सॉलिड स्टेट में हैं
पर इसको हमने गर्म नहीं किया, हमने इसको सिर्फ रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया है, तो आफ्टर सम टाइम दे विल डिसअपियर। सो दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस दीज आर कॉल्ड वॉलेटाइल, मतलब जो अपने आप गायब हो जाए, ठीक है, अपने आप डिसअपियर हो रहा है, उसको हम कहेंगे वॉलेटाइल। लेकिन वहीं पर आते हैं हम शुगर। शुगर को आप कितना भी खुला छोड़ दीजिए, शुगर कभी वेपोराइज नहीं होगा, तो शुगर कैसा हो गया, नॉन वॉलेटाइल हो गया। सो वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब जो सीधे सीधे सॉलिड से गैस या लिक्विड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही ये वेपराइज हो रहा है। लेकिन दो सब्सटेंसेस विच आर नॉट कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स एट रूम टेम्परेचर, these substances are called non-volatile solute और non-volatile substances। ऐसे सब्सटेंस को यदि हम डिसॉल्व करते हैं तो फिर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज जाएगा। मतलब क्या है, वी नो दैट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सी। अब इस वाटर में आप शुगर ऐड कर दीजिए, सो वी आर मेकिंग शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन का बॉईल करना स्टार्ट कीजिए, सो यू विल नोटिस दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ शुगर इट इज मोर देन 100। तो अब यहाँ पर हमने सॉल्वेंट तो वही यूज किया, वाटर एंड वाटर, बट इफेक्ट क्यों हुआ, बिकॉज वी हैव डिसॉल्व द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करने से वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका चेंज हो जाएगा। अब कैसे चेंज होगा वो चीज़ हमको समझना है, तो ये हमने राउट्स लॉ में अच्छे समझ लिया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को। सो यहाँ पर हम सिंपल याद रखते हैं, व्हाट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। कब ज़्यादा होगा, जब हम उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करेंगे। तो सिंपल से इसको आप समझ के रखिए कि वाटर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है और शुगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 100, से इट इज 101, 102, 103, डिपेंड करेगा हमने कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया है। सो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज एंड ऑलवेज सॉल्वेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। दिस इज कॉल्ड द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है। सो सी, एट रूम टेम्परेचर T1 द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इट इज P1। इसको हम ग्राफिकली एक्सप्रेस करते हैं, एक्स एक्सिस में हमने लिया T1 मतलब टेम्परेचर और वाई एक्सिस में P1। सो T1 टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो वेपर्स होंगी, तो उन वेपर्स का जो प्रेशर है वो है P1, ठीक है। नो रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कितना है, P1। एट टेम्परेचर T2 वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट becomes equal to atmospheric pressure and solvent starts to boil। अब इसको समझना देखना, T1 से हम क्या कर रहे हैं, T1 का टेम्परेचर हमने कितना इंक्रीज कर दिया, T2। सपोज हमने रूम टेम्परेचर लिया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री से कितना हो जाएगा ये 40 डिग्री, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। 50 डिग्री वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो कब तक हमको वेपर प्रेशर इंक्रीज करना है, जब तक कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के इक्वल ना हो जाए। तो हमने T1 से टेम्परेचर चेंज कर दिया T2। यदि इस T2 पर बॉइलिंग जो वेपर प्रेशर है ये किसके इक्वल हो रहा है, ये इक्वल हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो यदि इस टेम्परेचर पर T2 में प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना हो रहा है हमारा, एटमॉस्फेयर के इक्वल, तो T2 क्या हो गया, T2 इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें अभी सॉलिड हमने डिसॉल्व नहीं किया है। तो हम वाटर के केस में लेते हैं, T1 कितना हो गया 30 डिग्री सी, T2 कितना हो गया, T2 हो गया हमारा 100 डिग्री। तो 30 से 100 कितना डिफरेंस आ रहा है, 70 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो हमको 70 डिग्री इंक्रीज करना है। अब प्रेशर में क्या चेंज आएगा, तो यदि वेपर प्रेशर हम सपोज मान के चलते हैं 0.5, कितना मान के चलते हैं 0.5, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, सपोज इट इज 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ले रहे हैं हम 1 atm, तो 0.5 की इक्वल तो नहीं है ना अभी। अभी आपने टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, वेपर्स इंक्रीज होगी, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, इसका मतलब वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। तो 0.5 से हो गया 0.6, क्या अभी एटमॉस्फेयर की इक्वल हुआ, नहीं। फिर चेंज कीजिए टेम्परेचर, वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ क्या, नहीं, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 जब ये हो जाएगा, ठीक है, 0.9 से 1 atm जब ये प्रेशर हो गया, तब फिर उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। सो T2 टेम्परेचर, ये जो है वाटर के केस में T2 एक ऐसा टेम्परेचर है 100 डिग्री सी, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के इक्वल हो गया। अब इनिशियली हमने P1 की वैल्यू कितना मान के चला है, सपोज P1 इट इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। अब हम इसमें सॉल्यूट मिक्स करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट
is added to solvent at T1 वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, मतलब क्या, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, कहाँ ऐड कर रहे हैं, इट इज एडेड टू सॉल्वेंट एट T1 टेम्परेचर। तो T1 जो नॉर्मल टेम्परेचर है, T1 दिख रहा है ना हमको, इस T1 में हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर दिया। अब जैसे ही आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करेंगे वैसे ही क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये हमने राउल्ट्स लॉ में समझ लिया है इसको अच्छे से। तो जैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो P1 से कितना हो जाएगा, ये वेपर प्रेशर P1 से हो जाएगा P2, ठीक है, कितना हो जाएगा P2। देखो यहां पर वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू P1। तो इस पॉइंट को समझना है। अब क्या समझना है इसमें कि अभी T1 टेम्परेचर पे अभी हम देखो, अब इसमें आपको कंफ्यूजन आएगा कि ये ग्राफ क्या है, कैसे कंफ्यूज कर रहा है। T1 टेम्परेचर में वेपर प्रेशर कितना था P1, फिर हमने T2 कर दिया तो वेपर प्रेशर कितना हो गया ATM के इक्वल, तो T2 हो गया बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जब हम T1 टेम्परेचर में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, P1 से कम हो जाएगा। अब सपोज वेपर प्रेशर कितना हो गया, इट इज डिक्रीज टू P2। सो T1 पर वेपर प्रेशर कितना है P2, T2 में वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा। अब इसको चेंज करो, T1 से जब आप T2 जाएंगे तो P2 से भी ऊपर जाएंगे, तो आप दोनों को पैरेलल इंक्रीज करो। पैरेलल इंक्रीज करने का मतलब T1 से T2 गया तो P2 से कितना होगा P1। क्या अभी T2 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है क्या, नहीं ना। T2 पे कितना हो गया P1 हुआ है, सो वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू P1। अब इस T2 को हमको और चेंज करना पड़ेगा। कितना चेंज करेंगे T2 को हम चेंज करेंगे T3 तक, और टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना होगा। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब P1 प्रेशर किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। तब जाकर के यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सॉल्यूशन हमारे पास, वो सॉल्यूशन बॉयल होना स्टार्ट हो गया। तो इस ग्राफ से हमको क्या समझ में आ रहा है, इस ग्राफ का इंपॉर्टेंस क्या है वो हमको समझना है। इंपॉर्टेंस ये है कि जब अब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों को आपको ग्राफ को समझना है। पहला हम ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये ग्राफ किसके लिए, जो ए बी ग्राफ हमको दिख रहा है ना, ये ए बी ग्राफ किसके लिए है, ये है सॉल्वेंट के लिए। और ये दूसरा ग्राफ हमको दिख रहा है सी डी, ये सी डी ग्राफ किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। तो अब आप चेक कर सकते हो कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है। सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट दिख रहा है ना, वो क्रॉस पॉइंट कहाँ दिख रहा है, T2 पे दिख रहा है, और सॉल्यूशन के लिए कितना दिख रहा है, T3 पर। तो इससे मतलब ये हम कंक्लूजन निकालें कि T2 से T3 बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना है T2 और सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना है T3। अब इन्हीं वैल्यूज को हम लेके चलते हैं। तो वैल्यूज में सपोज T1 हो गया 10 डिग्री, तो T2 कितना होगा 20 डिग्री, और T3 कितना होगा 30 डिग्री। तो चेंजेस कितने आ रहे हैं, पहले सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था 20, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 30, तो 10 डिग्री इंक्रीज हो गया ना। यही इंक्रीज होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो ओवरऑल इसमें हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज एंड ऑलवेज सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए, अब जब ग्राफ तो हमने देख लिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें। सो एक्सपेरिमेंटली जब इसकी रिसर्च की गई, बहुत सारी इसमें एक्सपेरिमेंट किए गए, सो इट वाज फाउंड दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। सो दैट इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर हमको क्या देखना पड़ेगा, मोलैलिटी, मोल पर केजी, नॉट मोल पर लीटर। मोल पर लीटर होता है मोलैरिटी, हमको क्या देखना है, मोलैलिटी, मोल पर केजी। तो जब आप मोलैलिटी निकालेंगे, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मैं इसको देखो, डेल टी क्या है, डेल टी मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर। कितना इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों के बीच में जो इंक्रीज हो रहा है ना, वो है डेल टी। और बी मतलब क्या, बी मतलब होता है बॉइलिंग। तो डेल टी बी डिफरेंस फॉर बॉइलिंग, तो इसको हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज डेल टी बी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, दैट इज के बी मतलब क्या, के इज अ कांस्टेंट, बी फॉर बॉइलिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए कांस्टेंट यूज कर रहे हैं हम। और मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, के बी इंटू मोलैलिटी इक्वल टू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय
m2 इंटू W1। W2 क्या होगा, m2 क्या है, W1। तो ये मोलैलिटी में हम एक चीज हर एक को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट डेल टीबी क्या है, दिस इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट T2 माइनस T1। T2 मतलब क्या, T2 मतलब सॉल्यूशन और T1 मतलब क्या, सॉल्वेंट। तो इनको नोट कर लेना। T2 मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और T1 मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। दोनों का जो डिफरेंस है वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। Kb, दिस Kb इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि हमने मोलैरिटी लिया है। मोलैरिटी लेते तो ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हो जाएगा, पर यहाँ हमने क्या लिया है, मोलैरिटी। सो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इट इज Kb, और इसी का दूसरा नाम होता है एब्लिस्कोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, यूनिट क्या होगी, तो यूनिट होती है इसकी K मतलब केल्विन, Kg मोल इनवर्स। ठीक है, कांस्टेंट की यूनिट क्या है, केल्विन, Kg मोल इनवर्स। गॉट इट। अब अगली और टर्म्स देखते हैं। तो Kb और डेल टीबी तो हमने समझ लिया, बताया W2। तो W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हमको याद रखना है कि जब आपके पास ये वैल्यूज होंगी तो आप डेल टीबी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तो हमारा डिस्कशन खत्म हुआ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसके आते हैं हम न्यूमेरिकल पार्ट में। तो न्यूमेरिकल पार्ट को इसमें टोटल हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी आता है क्वेश्चन डेल टीबी कैलकुलेट करने के लिए, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड कैटेगरी कैलकुलेट करने के लिए आएगा मोलर मास या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट। इनमें से कहने का मतलब कि जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनमें से कोई भी एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा। ये हमारा सेकेंड पैटर्न है। तो डेल टीबी है फर्स्ट पैटर्न, रेस्ट ऑफ द वैल्यू Kb, W2, M2, W1 इनमें से कोई एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए देगा, वो सेकेंड पैटर्न। और थर्ड पैटर्न क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, ये हमको रिलेशन कहाँ से मिलेगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से। अब देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल टीबी, तो डेल टीबी तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमें मालूम है। फॉर एग्जांपल हमने शुगर डिसॉल्व कर दिया वाटर में, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, पहले आप डेल टीबी कैलकुलेट कर लो। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सी, तो 100 डिग्री सी में अब डेल टीबी की जो वैल्यू हम प्लस करेंगे तो कितना निकल जाएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये 3 पैटर्न है, इन्हीं 3 पैटर्न को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं। हमारी बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल 2.7, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इट इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल, एट 1.013 बार Kb फॉर वाटर इज गिवन। पहले आप क्वेश्चन समझो और क्वेश्चन में क्या वैल्यू आपको दिया हुआ है वो हमको समझना है। पहले देखो कौन कौन सी वैल्यू दिया है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज होगा सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास दिया है। फिर सॉल्यूट का फॉर्मूला दे दिया, तो फॉर्मूले से हम मोलर मास निकाल सकते हैं। तो क्या क्या दे दिया, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, सॉल्यूट का मोलर मास दिया है। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया 1 kg और Kb भी दिया है। हमको निकालना है विल वाटर बॉइल। विल वाटर बॉइल मतलब प्योर वाटर की बात नहीं कर रहा है आप। हमने 18 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व कर दिया, तब वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉइल होगा। सो वाटर का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सी होता है, पर हमको ग्लूकोज ऐड करने के बाद कितना टेम्परेचर होगा ये कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमको पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, डेल टीबी। अब डेल टीबी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो उसका हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, एक और चीज़ जो हम टेम्परेचर यूज़ करेंगे, टेम्परेचर ऑलवेज एंड ऑलवेज केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, सॉल्वेंट का टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, लेकिन इंक्रीज इन टेम्परेचर ये केल्विन में हो या सेंटीग्रेड में उसको एज इट इज लेंगे। मतलब डेल टीबी की वैल्यू यदि दिया हुआ है तो उसको हमको केल्विन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पहले आप फॉर्मूला डेल टीबी का याद कर लो। फॉर्मूला क्या है, Kb इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। यहाँ पर चेक करो क्या क्या दिया हुआ है। Kb दिया हुआ है क्या, यस Kb इट इज गिवन 0.52, ये दिया हुआ है Kb। W2 गिवन है क्या, यस 18 ग्राम W2 दिया हुआ है, तो W2 दे दिया आपको। W1 1 kg, kg को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर दो 1000 ग्राम, तो W1 भी दे दिया। Kb दिया हुआ है। अब M2
M2 नहीं दिया है, हमको M2 कैलकुलेट करना होगा। M2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इट इज गिवन C6H12O6। तो इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे मोलर मास तो ये आएगा 180 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये मोलैरिटी भी दिया हुआ है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं डेल टी बी कैलकुलेट करने के लिए, तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सी, पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो। केल्विन में कितना हो जाएगा? तो केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है सेंटीग्रेड प्लस 273। सेंटीग्रेड में 273 आप ऐड कर दो, वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 प्लस 273 दैट इज 373। ये हो गया क्या? केल्विन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, प्योर वाटर। अब हमको सॉल्यूशन का निकालना है। चलिए पहले जो हमारे पास डेल टी बी का फॉर्मूला उसमें वैल्यूज रखते हैं। डेल टी बी के बी का वैल्यू कितना? 0.52 ये दिया हुआ है। W2 का वैल्यू 18 दिया हुआ है। 1000 तो एज इट इज है। M2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 180 डिग्री और W1 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 1000 डिग्री। तो ये सारी वैल्यूज हैं। डेल टी बी कैलकुलेट कर लीजिए। डेल टी बी इट इज इक्वल टू 0.052। ये आया डेल टी बी। अब हमको निकालना है सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? ऑलवेज एंड ऑलवेज सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। मतलब यदि हम ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है डेल टी बी, इसको प्योर सॉल्वेंट में ऐड कर दें तो हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। सो डेल टी बी इट इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 क्या है? सॉल्यूशन। T1 क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की वैल्यू आपको मालूम है, सॉल्वेंट का वैल्यू दिया 373। T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइड चेंज करेंगे तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 373.052 केल्विन। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमको दूसरा पैटर्न, ये यहाँ पर हमारे पास कौन सा पैटर्न दिया है? थर्ड पैटर्न। थर्ड पैटर्न मतलब क्या? सॉल्यूशन का आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन का निकालने के लिए क्या मालूम होना चाहिए हमको? डेल टी बी मालूम होना चाहिए। और डेल टी बी यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, पर यदि डेल टी बी नहीं दिया है तो हमको डेल टी बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए ये तो हो गया पहला पैटर्न। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कौन सा? 2.10 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg। ये प्रेशर दिया हुआ है, वेपर प्रेशर। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg प्रेशर भी दिया हुआ है। ये दिया 99.63 सेंटीग्रेड। हाउ मच सुक्रोज इज एडेड? हाउ मच सुक्रोज मतलब कितना सुक्रोज हमको डिसॉल्व करना है, मतलब सुक्रोज का मास कैलकुलेट करना है। is added to be added to 500 gram of water so that it boils at 100 degree C। अब यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ है ये पहले सोचना है। इसको प्रेशर दिया हुआ है, पर प्रेशर का यहाँ पर कहीं कोई रोल नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया हुआ है आपको 99.63। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये हमको T1 का वैल्यू दे दिया। हाउ मच सुक्रोज इज एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम मतलब वाटर का मास दिया हुआ है, W1 का वैल्यू दिया हुआ है। बॉइल्स एट 100 डिग्री सी मतलब ये सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों का बॉइलिंग पॉइंट दिया है। पहले उससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? डेल टी बी कैलकुलेट करेंगे। और डेल टी बी जब कैलकुलेट कर लेंगे तो डेल टी बी से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? W2। मतलब ये पैटर्न कौन सा है? ये सेकेंड पैटर्न है। सेकेंड पैटर्न कौन सा? हमने कहा था ना आपको कि W2 M1 W2 M2 या W1 ये कैलकुलेट करने को आ सकता है। चलिए जो जो वैल्यूज पहले दिया हुआ है उनको हम नोट कर लेते हैं। उसके पहले हमारे पास फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। डेल टी बी इट इज इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 बाय M2 इंटू W1। यहाँ पर चेक करो कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास दिया W2 क्वेश्चन मार्क, के बी ये दिया हुआ है, T1 ये दिया हुआ 99.63। इसको पहले हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो T1 हमने निकाल लिया। W1 मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम दिया हुआ है। M2 M2 मतलब क्या? सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। इससे कैलकुलेट करेंगे 342 ग्राम मोल इनवर्स। ये आ गया सुक्रोज का फॉर्मूला। अब और कौन कौन सा वैल्यू मालूम है? डेल टी बी के लिए क्या मालूम होना चाहिए? W1 हो गया, के बी हमें नहीं मालूम, के बी क्वेश्चन में दिया हुआ है। T2 का वैल्यू दिया हुआ है, सॉल्यूशन बॉइल्स एट 100 डिग्री सी। तो पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं 373। और के बी का दिया हुआ है। तो हमारे पास अब क्या क्या वैल्यू दिया है उनको अंडरलाइन करते हैं। ठीक है। सबसे पहला वैल्यू के बी दिया है क्या? यस के बी दिया हुआ है। M2 दिया है क्या? यस M2 दे दिया। W1 यस W1 भी दिया हुआ है। W2 क्वेश्चन मार्क है।
डेल टी बी क्वेश्चन मार्क है। तो इन दोनों को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जब तक आपको डेल टी बी मालूम होगा तभी आप W2 निकाल सकते हैं, पर हमको तो W2 कैलकुलेट करना है, मतलब हमको डेल टी बी मालूम होना चाहिए। और डेल टी बी क्या है? इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, इन दोनों को माइनस कर दो, आपको डेल टी बी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। डेल टी बी इक्वल टू T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा 373 माइनस 372.63। इसका मतलब डेल टी बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.37। ये हमने डेल टी बी निकाला। अब मिल गया ना डेल टी बी, सारी वैल्यूज को रख देते हैं। W2 इसका कैलकुलेट कैसे करेंगे? डेल टी बी इंटू M2 इंटू W1 डिवाइडेड बाई के बी इंटू 1000। वैल्यू रखते हैं डेल टी बी 0.37, M2 दैट इज 342, W1 500, के बी 0.52। तो ये सारी वैल्यूज़ को जब आप रख देंगे और वैल्यूज़ को रखने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा कितना? 121.7 ग्राम। तो ये सेकेंड पैटर्न है। सेकेंड पैटर्न में क्या क्या है? आपको सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ से आपको डिफरेंस निकालना है। फिर जब डिफरेंस आपको मालूम हो जाएगा तो फिर आप बाकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा सेकेंड पैटर्न। अपना एक और जो पैटर्न था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। नाउ इफ यू हैव डाउट देन यू कैन contact me, and now I have provided I'm providing you some practice papers, okay, practice question for elevation of boiling point। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आंसर चेक कीजिए, और आंसर चेक करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आंसर आप देखिए कि सही है या नहीं। यदि सही आ रहा है इसका मतलब आप एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें ओवरऑल हमको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला हमको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूले में कौन कौन सी वैल्यू हमको यूज़ करना है, वो वैल्यू आपको न्यूमेरिकल देख के समझ के आना चाहिए, क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए। और फिर जो वैल्यू नहीं मालूम है उसको हमको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो फिर हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। माई कॉन्टेक्ट नंबर इज गिवन इन माई स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।